पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क आज यूक्रेन पहुंचे थे। यूक्रेन में पहुंच के उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की है। तो बातचीत प्रोडक्टिव रही इनके बीच की। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं ने मिलके आपस में बात करी है और बात करके इन्होंने जो भी समस्या आपस में आई है कुछ दिनों से, उस समस्या को रिजॉल्व करने का इन्होंने डिसीजन लिया है। इसके अलावा जो पोलैंड के प्रधानमंत्री है डोनाल्ड टस्क, उन्होंने भी बात कही है कि पोलैंड और यूक्रेन दोनों में जो फ्रेंडशिप है उसकी जो स्पिरिट है वो बनी रहनी चाहिए, और जो हमारे डिफरेंसेस है उसको हमको पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा जो डोनाल्ड टस्क है उन्होंने यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस सिमल के साथ भी बातचीत की है, जिसमें डेनिस सिमल ने उनको कहा है कि जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड है उसके बारे में चर्चा हुई है। तो ये देख लेते पहले कि यहाँ पर अभी पोलैंड और यूक्रेन, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं और अभी पोलैंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है यूक्रेन की लड़ाई में। जो भी यूक्रेन के लिए लड़ाई का सामान जा रहा है वो पोलैंड के रास्ते से जा रहा है। इसके अलावा कई यूक्रेनियन लोग हैं जो इस समय उन्होंने पोलैंड में शरण ले रखी है। तो पोलैंड एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और लड़ाई में जब से शुरू हुई है तब से पोलैंड ने यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन दिखाया है। लेकिन पिछले 2-3 महीने से हमको कुछ चेंजेस दिखाई देने लग गए। अब पोलैंड में ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं अब वो थकने लग गए। लंबी लड़ाई चल रही है, 2 साल होने वाले इसको। तो अब पोलैंड के सरकार में और पोलैंड के लोगों में अपने इतना इंटरेस्ट नहीं है इस लड़ाई को लेकर। अगर देखा जाए तो 2-3 महीने से वहाँ पर यूक्रेन के खिलाफ विरोध भी होने लग गया था। जैसे कि जो यूक्रेन के ग्रेन है, यानी कि जो यूक्रेन का फसल अनाज है, उसका जो फसल है वो पोलैंड के रास्ते से वो यूरोप की तरफ जा रही है। उससे क्या हो रहा है, जो पोलैंड की अपनी फसल है वो बिक नहीं पा रही है यूक्रेन के कंपटीशन के होने के वजह से। तो पोलैंड के जो फार्मर है उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया था यूक्रेन की बॉर्डर का। इसके अलावा जो पोलैंड के ट्रक ड्राइवर है उन्होंने भी ब्लॉकेट कर दिया था, क्योंकि उनका भी कहना है कि जो यूक्रेन के ट्रक ड्राइवर है वो पोलैंड के ट्रक ड्राइवरों को उनका रोज़गार को छीन रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था। तो पोलैंड में इस समय देखने को मिला ये था कि 2-3 महीने से ये सिचुएशन बनने लगी थी। लेकिन ये खास बात है कि पोलैंड में अभी 2 महीने पहले इलेक्शन भी हुए थे, जिस इलेक्शन में डोनाल्ड टस्क की पार्टी जीत के आई थी। और डोनाल्ड टस्क ने इलेक्शन जब लड़ रहे थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि जो जब हमारी पार्टी बनेगी, सरकार आएगी हमारी, तो हम यूक्रेन को हर संभव सहायता देंगे। यानी कि अभी जो पोलैंड में गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में है। लेकिन कुछ ऐसा तबका है, खासतौर में जो अपोजिशन पार्टी है, पीआईएस पार्टी जिसको कहते हैं, वो इस समय ऐसा लग रहा है वो एंटी यूक्रेनियन होती जा रही है। और क्योंकि अपोजिशन पार्टी मजबूत है और साथ में जो इस समय गवर्नमेंट है डोनाल्ड टस्क की, वो अपने बलबूते में नहीं बनी है, उनको कोलिशन बनाना पड़ा है। तो उनका जो मेजोरिटी है वो भी इतना मजबूत नहीं है। तो डोनाल्ड टस्क को हर चीज़ को देख के चलना पड़ेगा। अभी ख़ास तौर में ये है कि डोनाल्ड टस्क के सामने जो अभी चुनौती है यूक्रेन को लेकर वो ये है कि यूक्रेन को जो किस तरह से यूक्रेन का समर्थन को जुटाया जाए पोलैंड के अंदर। दूसरा ये है कि कुछ डिफरेंसेस है, क्योंकि दोनों देश की इकोनॉमी एक जैसे है, तो दोनों में इंटरनल डिफरेंसेस है, क्योंकि कंपटीशन दोनों में एक ही चीज़ को लेकर है। दोनों की जो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो दोनों ही देश यूरोप को अपनी फसलों को बेचना चाहते हैं। लेकिन उसको में फिर पोलैंड, क्योंकि पोलैंड का मार्केट पहले से बना हुआ है, तो अब उस मार्केट में यूक्रेन ने अब कब्जा कर लिया है, तो इसमें पोलैंड को नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ों को कैसे डोनाल्ड टस्क आने वाले समय में इसे कैसे सुलझाएंगे, एक बहुत बड़ा ये उनके सामने चुनौती होगी। फिलहाल आज के दिन वो यूक्रेन गए और उनकी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उनकी पहली यात्रा है यूक्रेन में, और उन्होंने यूक्रेन में जाके कहा है कि हमारा जो समर्थन 2 सालों से वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। लैटविया के फॉरेन मिनिस्टर क्लिस्गनी कैलेंस, उन्होंने कहा है कि अगर हम यूक्रेन को अगर मदद करना अगर बंद कर देंगे तो ये हमारे लिए खुद नुकसानदायक होगा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा लड़ाई नहीं है तो हम यूक्रेन को पैसा क्यों दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर यूक्रेन आज की तारीख में अगर फेल हो जाता है, रसिया उसमें कब्जा कर लेता है, तो उसके बाद फिर रसिया हमारी तरफ मुड़ेगा और हमारी तरफ मुड़ के फिर हमको निशाना बनाएगा। तो बेहतर यही है कि यूक्रेन को पैसा दिया जाए ताकि यूक्रेन अपने अपने बलबूते में लड़ाई लड़ सके, और अगर यूक्रेन जीत जाएगा तो फिर ये हमारी जीत भी होगी।
तो ये लातविया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। लातविया की अगर देखा जाए बाउंड्री तो ये रसिया से लगती है। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर यूक्रेन, क्योंकि लातविया भी एक ऐसा देश है जिसमें रशियन माइनॉरिटी लोग रहते हैं, तो यूक्रेन की तरह बहाना लेकर रसिया यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो इसी को लेकर इन्होंने आज ये स्टेटमेंट जारी किया है। और इनका कहना है कि हमको यूक्रेन को जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मदद करनी चाहिए। फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर एलिना वेथिन्यूस, उन्होंने आज के दिन कहा है कि यूक्रेन की इमीडिएट डिफेंस नीड को पूरा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा यूरोप को भी अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको रैंप अप करने की ज़रूरत है, यानी उसको तेज़ी से बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। अभी देखा जाए तो यूक्रेन को लेकर यूरोप में खासतौर में काफ़ी गर्मी चल रही है इस समय। 1 फरवरी को वहाँ पर मतदान होगा इसको लेकर। यूक्रेन का 50 बिलियन यूरो का जो पैसा है यूक्रेन को जो मिलने वाला है उसके ऊपर आने वाला है 1 फरवरी को वोटिंग होगी। तो उसी को लेकर ये जो सारे नेता है वो बातचीत कर रहे हैं। अभी तक यूरोपियन यूनियन में जितने देश है वो सब तैयार हो चुके हैं केवल हंगरी को छोड़ के। तो इनका कहना है कि अगर हम इसको फिर से टाल के रखेंगे, जैसे कि अभी तक इसको वैसे तो पैसे को जारी भी हो जाना चाहिए था, लेकिन दिसंबर में हंगरी ने इसको रोक दिया था। उसके बाद अब फरवरी को इसको तय किया गया, इसके ऊपर वोटिंग होगी। और ये जो 50 बिलियन यूरो मिलेगा ये यूक्रेन को अगर पास हो जाता है तो 4 साल के लिए मिलेगा ये। तो 4 साल के लिए यूक्रेन की छुट्टी हो जाएगी। तो उससे क्या है कि फिर हंगरी इसमें आपत्ति दर्ज करा रहा है। वो कह रहा है कि इतने लंबे समय तक इतना पैसा हमको यूक्रेन को नहीं देना चाहिए, बल्कि 1 साल के हिसाब से देना चाहिए। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि हमको यूक्रेन को हर साल 12.5 बिलियन यूरो देने चाहिए। अगर यूक्रेन लड़ाई आगे चलती रहेगी तो हर साल बाद हम उसको पैसा देते रहेंगे, लेकिन हर साल बाद हमको वोटिंग भी करानी पड़ेगी। अगर वोटिंग में पास हो जाता है बिल तो हमको यूक्रेन को 12.5 बिलियन हर साल के हिसाब से 4 साल तक देना चाहिए। तो विक्टर ऑर्बन चाहते हैं कि यूक्रेन को जो मदद होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म मदद नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो शॉर्ट टर्म मदद होनी चाहिए। जेलेंस्की ने अनाउंस किया है एक प्रपोजल को, जिसके तहत जो यूक्रेनियन लोग जो बाहर रहते हैं, यूक्रेन से बाहर रहते हैं, तो अगर वो यूक्रेन आना चाहते हैं और यूक्रेन के नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनको परमिशन मिल जाएगी सरकार की तरफ से। तो ये सरकार का ये डिसीजन के तहत मतलब सरकार ने अब ड्यूल सिटीजन को मान्यता दे दी है। जैसे कोई आज से 100 साल पहले अगर कोई यूक्रेनियन व्यक्ति अमेरिका चले गया तो अगर वो चाहे तो अब यूक्रेन में आ सकता है और यूक्रेन की नागरिकता उसको मिल जाएगी। तो ये फ़ैसला जेलेंस्की ने लिया आज के दिन। और ये फ़ैसला लेने के उनके कुछ वजह रही है। पहली वजह ये है कि इस समय यूक्रेन में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है तब से यूक्रेन की पॉपुलेशन लगभग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, 15-20% कम हो गई है। और साथ में जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से तो जो मेल पॉपुलेशन है उसका गिरावट तो और ज़्यादा आ गई है। तो यूक्रेन चाहता है कि जो नौजवान हैं उनको यूक्रेन की तरफ आकर्षित किया जाए, यूक्रेन के अंदर उनको लाया जाए। साथ में उनका दूसरी वजह ये भी है कि जिस तरह से विदेशी जो यूक्रेनियन लोग हैं जो बाहर के देशों में रहते हैं, उन्होंने अभी तक लड़ाई में यूक्रेन के लिए काफ़ी सपोर्ट को जुटाने की कोशिश की है। तो उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहते हो। और उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की ने आज कहा है कि हम सबका स्वागत करेंगे जो हमारे हमारे एथेनिसिटी का, यानी कोई व्यक्ति यूक्रेनियन एथेनिसिटी का है वो आके हमारे देश में नागरिकता ले सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई फॉरेन व्यक्ति अभी हमारी सेना में अगर सेवा कर रहा है तो हम उसको भी नागरिकता देने के लिए तैयार है। खबर आई है कि जेलेंस्की और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन की मुलाकात हो सकती है। अभी 26 तारीख को यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर और हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत होगी। तो उसी में तय होगा कि कब इन दोनों बड़े नेताओं की बातचीत करनी है। ये भी खबर आ रही है सामने कि 29 तारीख को हो सकता है, 29 जनवरी को इन दोनों की मीटिंग हो सकती है। हालांकि इसमें कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो मीटिंग अगर हो जाती है इन दोनों के बीच में तो बहुत अहम होगी, क्योंकि दोनों के बीच अभी विवाद है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था विक्टर ऑर्बन यूक्रेन की मदद के लिए अभी उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया था। तो अगर मीटिंग होती है तो फिर उसमें जेलेंस्की अपनी बात रखेंगे ऑर्बन के सामने और ऑर्बन भी अपनी बात रखेंगे। तो दोनों की बातें आपस में जब वो एक दूसरे की बातें सुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ सहमति इनके बीच में बन सके। तो खास तौर में अगर विक्टर ऑर्बन की बात की जाए तो विक्टर ऑर्बन के संबंध रसिया के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उसके साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं इनके। आज के दिन में यूके जो ब्रिटेन है उसने एक सैटेलाइट फोटोग्राफ पब्लिश की है। और ये इस फोटोग्राफ में दिख रहा है कि नॉर्थ कोरिया का जो कार्गो शिपमेंट है वो रसिया की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है।
तो 3 नाव नॉर्थ कोरिया से निकली है और रसिया तक वो पहुंच रही है, वहाँ पर कुछ सामान को अनलोड करा रही है, फिर वापस वो नॉर्थ कोरिया के लिए जा रही है। ये सैटेलाइट फ़ोटोग्राफ में देखने को मिल रहा है और यूके ने इस फोटोग्राफ को यूएन एक्सपर्ट के सामने भी सौंप दिया है। जो नॉर्थ कोरिया, इसके ऊपर अभी काफ़ी सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, कोई भी देश नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो रसिया है वो काफ़ी बड़ी पैमाने में नॉर्थ कोरिया से वेपन ख़रीद रहा है। तो लगता है कि यूके ने ये फ़ोटोग्राफ जब यूएन को दी है तो उसने ये बताने की कोशिश की है कि रसिया ने इस जो सैंक्शन एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन किया है नॉर्थ कोरिया के साथ बिजनेस करके। और जहाँ तक बात की जाए, नॉर्थ कोरिया ने अभी तक रसिया को वेपन्स काफ़ी दे दिए है और ये वेपन्स में अलग अलग तरीके के वेपन्स है, आर्टिलरी सेल्स से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल, ये इतने सारे वेपन्स नॉर्थ कोरिया ने दिए हैं रसिया को और रसिया इनका इस्तेमाल भी करने लग गया है। रसिया ने लगभग 1 महीने, जब से ये जनवरी का महीना शुरू हुआ है तब से जितने अटैक किए हैं, ज़्यादातर अटैकों में उसने नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है।